नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल संगी और आज हम शुरुआत कर रहे हैं इस नए चैनल की जिसका नाम है मित्रम। इस चैनल के द्वारा हम आप तक लेकर आएंगे फाइनेंस जगत की इम्पॉर्टेंट खबरें और उनका विश्लेषण। साथ में हम लेकर आएंगे एजुकेशनल वीडियोस जिसके द्वारा आप जान सकें कि आप अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करें और अपने बच्चों को भी कैसे फाइनेंस एजुकेशन दे सकें। तो आइए श्री गणेश करते हैं इस चैनल की। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई है, हम उसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा आरबीआई, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, अपने पॉलिसी रेट्स बताता है और अपनी राय प्रस्तुत करता है कि वो देश में इन्फ्लेशन और ग्रोथ को किस तरह से देख रहा है और अगर उसे किसी तरह की चिंता है तो वो कैसे उसको टैकल करेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा क्या करती है। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स। इसमें कई तरह के रेट होते हैं। सबसे पहले होता है रिपो रेट। जब भी देश में ग्रोथ कम होता है तो आरबीआई का ये पॉलिसी रेट होता है। बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि ये आरबीआई का लेंडिंग रेट है, इसके द्वारा वो बैंकों को पैसा देना चाह रही है। तो जैसे देश में इन ग्रोथ रेट कम है तो ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए पैसे, कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो आरबीआई लेंडिंग करती है एट द रिपो रेट। परंतु जब ग्रोथ रेट की बजाय इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है और आरबीआई चाह रही है कि इन्फ्लेशन को कम किया जाए, तो पॉलिसी रेट बन जाता है रिवर्स रिपो रेट। बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि इस रेट पे आरबीआई बैंकों से पैसा बोरो कर रही है। जैसे आप और मैं जाके बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं और हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है सेविंग्स अकाउंट में, उसी तरह जब बैंक्स रिवर्स रिपो रेट के द्वारा पैसा देते हैं आरबीआई को तो उन्हें ब्याज मिलता है। तो जैसे आप जानते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, बैंकों के पास काफ़ी पैसा है और उनके पास ऑप्शंस नहीं है कि वो कहाँ इसको लेंड करें। तो इस हालत में रिवर्स रिपो रेट जो है हमारे पॉलिसी रेट हो जाते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 9.2% का उम्मीद है इस साल में, और भारत विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जा रही है। परंतु आज हमारे पास कई चैलेंजेस हैं, जैसे इन्फ्लेशन, साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जैसे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में काफ़ी टेंशन चल रहा है, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, स्टील, एल्युमिनियम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी चैलेंजेस हैं और इंटरनेशनल सेंट्रल बैंक जैसे अमेरिकन सेंट्रल बैंक्स, यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स लेंडिंग अपने पॉलिसी रेट्स बढ़ा रहे हैं ताकि वे इन्फ्लेशन को कम कर सकें। तो आज आरबीआई से भी यही उम्मीद की जा रही थी कि वो पॉलिसी रेट्स बढ़ाएगी ताकि जो इन्फ्लेशन है इंडिया का, जो कि खासकर लास्ट 3 महीनों में बढ़ रहा है, उस पर काबू पाया जा सके और इसके द्वारा वो इन्फ्लेशन पे काबू पाए। परंतु इसका उल्टा असर ये होता है कि ग्रोथ रेट पे असर पड़ता है। तो जैसे कि पिछले 2 सालों में हमने देखा कि ग्रोथ रेट काफ़ी चैलेंजिंग है। 2 साल के बाद भी अब हम सिर्फ वहीं पे हैं जहां हम 2019-20 में थे। तो पहले साल हम नीचे गिरे और अब ये साल हम 9.2% से बढ़ने वाले हैं। परंतु इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हम वहीं पर हैं जहां हम 2 साल पहले थे। तो इस चैलेंजिंग सिचुएशन में आरबीआई के पास एक तो इन्फ्लेशन को रोकना है, परंतु साथ ही साथ ग्रोथ की चैलेंजेस भी हैं। अगर वो पॉलिसी रेट्स बढ़ाती हैं
तो ग्रोथ पे इम्पैक्ट होगा। अगर पॉलिसी रेट नहीं बढ़ाती हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो इस डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन में मैं कहना चाहूँगा कि आरबीआई ने बहुत ही सही डिसीजन लिया है। उन्होंने बहुत सोच समझकर पॉलिसी रेट्स को चेंज नहीं करा है। तो हम देखते हैं पॉलिसी रेट्स हैं क्या। रिपो रेट जो है पहले भी 4% था और अभी भी 4% है। उसी प्रकार रिवर्स रिपो रेट भी में भी कोई बदलाव नहीं है, वो पहले भी 3.35% था और अभी भी 3.35% है। आरबीआई के पास और भी इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, जैसे कि मार्जिनल एमएसएफ और बैंक रेट, आरबीआई ने उनको भी नहीं बढ़ाया है। परंतु आज के दौर में अगर देखा जाए तो इन रेट्स का कोई खास असर नहीं पड़ता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है रिवर्स रिपो रेट, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो अगर रिवर्स रिपो रेट बढ़ाएंगे तो बैंक्स आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करेंगे, लिक्विडिटी कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगा और वही एक सेंट्रल बैंक का काम होता है कि वह खासकर इन्फ्लेशन पे काबू पाए। परंतु समझने की और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आरबीआई ने रिवर्स रिपो रेट क्यों नहीं बढ़ाया। तो जैसे मैंने बताया कि आज बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है और हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 9.2% होते हुए भी हम 2 साल पहले ही के स्तर पे ही खड़े हुए हैं। और इसी कारण आरबीआई ने इन्फ्लेशन को तो काबू पाने का उनका मंशा है, परंतु ग्रोथ को देखते हुए उन्होंने 5:1 यानी कि मेजॉरिटी के साथ उन्होंने रिवर्स रिपो रेट को नहीं बढ़ाया है, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ एक तो उन्होंने रिवर्स रिपो रेट नहीं बढ़ाया, परंतु शायद आगे जाके वो बढ़ाएं, जिसके की कारण मार्केट हर समय ये उम्मीद करता कि रेट्स जल्दी बढ़ने वाले हैं, शायद अगले 2 महीनों में बढ़े या 3 महीनों में बढ़े। तो उन्होंने यह भी बताया है कि वो एकोमोडेटिव स्टैंस रखेंगी। तो इस एकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब क्या होता है? जब भी सेंट्रल बैंक्स अपनी पॉलिसी प्रस्तुत करते हैं, वह बताते हैं कि वो आगे की कैसी देख रहे हैं, आगे के टाइम को कैसे देख रहे हैं। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंस रख सकते हैं। एक होता है एकोमोडेटिव, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है हॉकिश। तो जब एकोमोडेटिव है मतलब वह पॉलिसी रेट्स को चेंज करने में वो नहीं करना चाह रहे हैं, वो आपको सहायक करेंगे कि रेट्स चेंज ना हो। न्यूट्रल है मतलब अब वो कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे हैं, वो सिचुएशन को देखेंगे और अगर उन्हें लगता है कि रेट्स बढ़ाने हैं तो वे बढ़ाएंगे। और हॉकिश तब होता है जबकि आपको बताया जा रहा है कि अभी तो जो कर रहे हैं वो ठीक है, आगे जाके और रेट्स बढ़ाएंगे। तो इस एकोमोडेटिव स्टैंस के द्वारा आरबीआई ने यह बताया है कि आज ही नहीं, कुछ समय तक हम इस सेम पॉलिसी को कंटिन्यू रखेंगे। साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि मैं आपको थोड़ा सा कोट करना चाहूँगा कि एज लॉन्ग एज नेसेसरी एंड टू रिवाइव एंड सस्टेन ग्रोथ, जब तक कि ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम पॉलिसी रेट्स को ऐसे ही रखेंगे और हम एकोमोडेटिव स्टैंस रखेंगे। तो ये 2 बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही सराहनीय हैं। तो आरबीआई को ये देखा जाए कि जीडीपी ग्रोथ रेट कैसा है। तो भारत का इस ईयर का जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 9.2% रहने की उम्मीद है, जो कि विश्व में सबसे तेज ग्रोथ होगा। और अगले साल के लिए हमारा ग्रोथ रेट 7.8% रहने की उम्मीद है, जो अगेन सबसे तेज होने की उम्मीद है। परंतु यहाँ पे एक छोटी सी जो चिंता की बात है वो ये है कि हम लोग पूरे ईयर में तो 7.8% के लेवल से ग्रो करेंगे, परंतु अगर आप इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो Q1 में 17.2% से ग्रो करेंगे। इसका कारण ये है कि इस साल अप्रैल टू जून के क्वार्टर में सेकेंड वेव आई थी और उस टाइम पे हमारा ग्रोथ काफ़ी कम था, हमारा जीडीपी काफ़ी कम था। इसीलिए बेस इफेक्ट कम होने के कारण
अगले साल अप्रैल टू जून के क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट 17.2% रहेगा, परंतु उसके बाद Q2 में 7%, Q3 में 4.3% एंड Q4 में 4.5% का ग्रोथ रेट का अनुमान है। यही एक चिंता की बात है कि Q3 और Q4 में ग्रोथ रेट जो है 4.5% से कम है। आरबीआई ने तो अपनी तरफ से जो हो सकता था वह किया है, अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो कैसे इस रेट को ज़्यादा बढ़ा सके। सो क्या गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटीज, जैसे कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्या गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी कम कर सकती है ताकि पेट्रोल प्राइसेस जो कंज्यूमर के पास जा रहे हैं वो न बढ़े और कम पेट्रोल प्राइसेस के कारण हमारे ग्रोथ को सपोर्ट मिले। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होगा गवर्नमेंट के लिए कि वो आरबीआई का साथ दे, और जैसे आरबीआई ने उनका साथ दिया है वो भी आरबीआई का साथ दे और ग्रोथ को मोमेंटम दे। उन्होंने आरबीआई गवर्नर श्री शशिकांता दास जी ने साफ साफ कहा है कि मोमेंटम मिसिंग है या मोमेंटम धीमे पड़ रहा है। तो ये मोमेंटम को लाने के लिए अब जो है गवर्नमेंट को काफ़ी काम करना पड़ेगा। उन्हें खासकर अगले साल Q2 से लेकर Q4 तक ऐसे काम करने होंगे जिससे कि जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े। एक चीज़ जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अच्छी करी है इस साल के बजट में वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, काफ़ी फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पे, परंतु शायद वो बस नहीं होगा, और भी नए स्टेप्स लाने पड़ेंगे जिसके की कारण ग्रोथ रेट बढ़े। गवर्नमेंट के पास एक अच्छी बात जो है वो ये है कि टैक्सेस बढ़ रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जीएसटी कलेक्शंस बढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स कलेक्शंस बढ़ रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी को कम करे या एटलीस्ट बढ़ाए ना, तो उससे होगा ये कि पेट्रोल प्राइसेस एक लिमिट में रहेंगे और जीडीपी के ग्रोथ में हेल्प करेंगे। जहाँ तक हो सके अगर एक्साइज ड्यूटीज कम हो तो बहुत ही अच्छा है। तो अब और एक चीज़ देखते हैं कि आरबीआई का इन्फ्लेशन का क्या व्यू है इस साल के लिए और अगले साल के लिए। इस साल के लिए आरबीआई का व्यू है कि इन्फ्लेशन 5.3% पे रहेगा और Q4 में यानी कि जनवरी टू मार्च, ये जो करंट क्वार्टर चल रहा है, इसमें इन्फ्लेशन 5.7% रहने की उम्मीद है। तो हर सेंट्रल बैंक का एक टारगेट होता है। आरबीआई का टारगेट है कि वो इन्फ्लेशन को 2% से 6% के बीच में मैनेज करे। आरबीआई अभी भी कंफर्टेबल है कि वो इन्फ्लेशन को एक दायरे में सीमित रख पा रही है और इसीलिए उसने इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाए। साथ ही साथ अगले साल के लिए उनका जो अनुमान है वो ये है कि इन्फ्लेशन जो कि ये साल फुल ईयर में 5.3% था, उससे घटकर 4.5% रह जाएगा। और हर क्वार्टर में अगर देखें तो इन्फ्लेशन जो है 5% से कम रहने की उम्मीद है। क्वार्टर 1 में 4.9% होगा, क्वार्टर 2 में 5%, क्वार्टर 3 एंड 4 में 4% एंड 4.2%। जहाँ तक इन्फ्लेशन का सवाल है, शायद अगर आरबीआई की उम्मीद के अनुसार बहुत कुछ कंट्रोल में है। खासकर अगर आप देखें तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो सीपीआई द्वारा मेजर किया जाता है और सीपीआई में फूड इन्फ्लेशन जो है ऑलमोस्ट उसका वेट 45% है और हमारी खेती जो है रिकॉर्ड लेवल पे है, फूड प्रोडक्शन रिकॉर्ड लेवल पे है, वेजिटेबल ऑयल एंड जो भी बाकी चीज़ें हैं वो सब में अच्छी वृद्धि हो रही है। उसके कारण जो है इन्फ्लेशन पे कंट्रोल होने की उम्मीद है। परंतु जो चैलेंजिंग हमें होगा वो ये है कि विश्व स्तर पर काफ़ी चैलेंजेस हैं और इस चैलेंज को क्या हम इस चैलेंजेस को सफलतापूर्वक will overcome those challenges or not is a big thing. Second thing which has already been told by RBI with regards to GDP growth rate वो ये है कि एक तो GDP बढ़ नहीं रहा है, तो हम 2 साल पहले जहाँ थे आज भी वहीं पे हैं। दूसरी बात ये है कि प्राइवेट कंजम्पशन
वह लैग कर रहा है। सो जो बढ़ोतरी हुई है या जो हम सेम लेवल पे है वो खासकर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कारण हुआ है, परंतु प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो है नहीं बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट को सिर्फ ये ही नहीं करना है कि अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, जो कि वो कर रहे हैं थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस, उन्हें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें प्रोत्साहन देना पड़ेगा, चाहे टैक्सेस कम करें, चाहे इंसेंटिव्स लाएं, ताकि नौकरियां बढ़े और लोग स्पेंडिंग कर सकें। आज प्राइवेट कंपनीज में या सिटीजन्स के पास आईटी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सेक्टर्स के पास थोड़ी उम्मीद कम है। वे अभी भी ये नहीं जानते हैं कि क्या जॉब्स वापस आएंगे, क्या सैलरीज बढ़ेंगे, क्या वे खुलकर स्पेंडिंग कर सके। तो गवर्नमेंट को इस दिशा में बहुत ही सकारात्मक कदम उठाने पड़ेंगे। या आई थिंक मैं यही आपको बताना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमें बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर आप हमें ये भी बताएं कि हम कैसे और किन विषयों पर आपके पास ला सकते हैं एजुकेशनल वीडियोस और फाइनेंशियल वीडियोस, आप प्लीज़ हमें बताएं और हम लेकर आएंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल।